बात करते हैं दोस्त। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता है, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता और शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता है। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता है। इसलिए हर समस्या का हल होता है और हर मेहनत का फल जरूर मिलता है। इसलिए आप मेहनत करना न भूलिए और मेहनत को अपना आशिकी बना ले, जो कि मेहनत आप लगातार करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने आज के आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ विश्राम सिंह में स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। और आज हम पढ़ेंगे ब्लड चैप्टर का हम पार्ट 3 पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ब्लड, आइए आज का टॉपिक है कि आप देखे होंगे कभी कि रक्त का जम जाता है, जिसको बोला जाता है कि रक्त का थका जमना। और रक्त कैसे जमता है उसकी पूरी प्रोसेस हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमेशा से आपके जीवन में आपके कहीं भी आपकी आंखों देखा, आप कभी देखे होंगे कि जब कहीं कटता है ना तो हम कुछ देर तक उसको दबा के रखते हैं, 4 मिनट 5 मिनट 8 मिनट तक। ऐसा क्यों? देखोगे कुछ टाइम के बाद ब्लड जम जाता है। ऐसा कैसे जमता है, इसी प्रोसेस को हम जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं बायोलॉजी ब्लड, और जिसको हम रक्त का थक्का कैसे बनता है उसके बारे में पार्ट 3 में जानने की कोशिश करेंगे। और आइए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग प्रोसेस। आपको बता दें कि ब्लड के जमने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, जो कि 4 मिनट के अंदर यह कंप्लीट कर लेता है। ब्लड जम जाता है 4 मिनट के अंदर। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज व्हाट इज, तो आपको बताना है कि कैस्केडिंग प्रोसेस, ब्लड को जमने की प्रक्रिया कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। और ये प्रोसेस क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पार्ट में इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे। और ध्यान लगा के इसमें देखिएगा कि कैसे ये कंप्लीट होता है। आप देखिए, अगर ब्लड आपके अंदर कभी कट जाता है ना, तो बहुत सारे आपके अंदर शरीर के अंदर ऐसे चीज हैं जिनको जमाना उनका एक अधिकार बनता है, उनकी एक प्राइमरी ड्यूटी है। जैसे हम लोग का भी ड्यूटी है, वैसे आपके शरीर के अंदर जो भी चीज है ना जमाने के लिए, उसका भी एक प्राइमरी ड्यूटी है। तो मान लीजिए आपके अंदर आपका कोई ब्लड कट गया, चाहे शरीर का कोई भाग आपका कट गया और ब्लड निकलने लगा, सपोज दैट। तो ये पहला प्रोसेस है थ्रोम्बोसाइट। आपको पता होगा कि डेंगू में ये बहुत प्रभावित हो जाते हैं, जिसको हम प्लेटलेट बोलते हैं। कि जब डेंगू होता है तो बहुत सारा आप 2 लाख होना चाहिए, लेकिन ये कभी 30,000 कभी 45,000 तक गिर सकता है। तो जब कटता है ना तो थ्रोम्बोसाइट बाहर निकलता है, कटता है, प्लेटलेट बाहर निकलता है। और जैसे ही हवा के संपर्क में आता है ना, ये सीधा बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोसाइट जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा ये बन जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन को बोला गया है कि कहीं भी तुमको अगर आवाज दिया जाए तुम समझ जाना कि कहीं ना कहीं कट गया है और ब्लड को जमाना है। थ्रोम्बोसाइट को अगर यहाँ हम लाते हैं, और थ्रोम्बोसाइट शरीर में जो भी कैल्शियम है उससे संपर्क करता है। कैल्शियम उठो, ब्लड कट गया, ब्लड को जमाना है। और जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के संपर्क में आता है, कैल्शियम बोलता है हम कैसे जमाएंगे, हम कैसे जमा सकते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। ये शरीर में जो ये सो रहा है ना कुंभकर्ण शरीर में, इससे बात करते हैं। और थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलकर प्रोथ्रोम्बिन के साथ बात करता है। और जैसे ही इसको एक्टिव करता है ना, वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कट गया है, इसको जमाना है। और जैसे ही एक्टिव हुआ ये बन गया थ्रोम्बिन। देखिए प्रोसेस, थ्रोम्बिन गया, ये 2 प्रोसेस कंप्लीट। और जैसे ही थ्रोम्बिन आवाज दिए, थ्रोम्बिन बोला चाचा उठो, और ये फाइब्रिनोजेन के साथ संपर्क करता है। और जैसे ही फाइब्रिनोजेन के साथ संपर्क किया और ये जैसे ही किया ये बन गया फाइब्रिन। और फाइब्रिन का मतलब आप समझिए कि आपका रक्त का थक्का बन चुका। और फाइब्रिन क्या है, एक जालीनुमा आकृति का होता है, जैसे ऐसे ये इसी को बोलते हैं फाइब्रिन। और आपका जो कटता है ना वहां पर एक जाली की तरफ, जाली के समान आके ये फाइब्रिन रुक जाता है। और जैसे ही फाइब्रिन रुकता है, और जितने भी आपके रुधिराणु है ब्लड में, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये दौड़ते रहते हैं। तो मान लीजिए अगर कहीं जालीनुमा आप यहाँ पर लगा दीजिए और पीछे से ये आपके ब्लड जा रहे हैं,
तो ये ऑटो में इनको तो रुकना ही है, जो तरल पदार्थ होते हैं तो ये जालीनुमा जैसे ही रुकते हैं ना, और वहां पर ये रक्त का थक्का बनने लगता है और यहाँ पर आपका रक्त जमने लगता है। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस हम एक बार और आपको समझा देते हैं। जैसे ही आपका कटता है थ्रोम्बोसाइट बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जैसे ही कोशिश करता है हवा के संपर्क में आने पर, और वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहाँ पर देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही यहाँ पर आप थर्मोप्लास्टिक को आप यहाँ लाइए, और जैसे ही आपके शरीर के अंदर जो कैल्शियम है, कैल्शियम के संपर्क में आएगा और सीधा बोलेगा कट गया, उठो उठो उठो, जल्दी जमाना है। और थर्मोप्लास्टिक बोलता है हमके पास एक आइडिया है, प्रोथ्रोम्बिन को जगाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन को जैसे ही जगाएगा ना, वो बोलेगा हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे जमाएंगे, हम थोड़े जमा सकते हैं। ये बन जाएगा थ्रोम्बिन, और जैसे ही थ्रोम्बिन बनता है फाइब्रिनोजेन के साथ संपर्क करता है और ये बनता है फाइब्रिन। और फाइब्रिन तो एक जालीनुमा आकृति है, और वो ब्लड जहां से बह रहा है वो आके यहाँ पर जम पपड़ी टाइप जालीनुमा आकार रह जाता है, और वहां से निकलने वाली ब्लड में जो WBC RBC प्लेटलेट है वो रुक जाते हैं, और वहीं पर बन जाता है रक्त का थक्का, रक्त जम जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कैस्केडिंग प्रोसेस। ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप याद रखिए कैस्केडिंग प्रोसेस कितने कहते हैं। आइए सब प्रक्रिया 4 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मोटा मोटी कि ब्लड का जमना कौन सी प्रक्रिया कहती है और कैसे ब्लड जमता है। हम तो डायरेक्ट याद रखते हैं कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमता है, वो बच्चे वाली चीज है, क्या समझे, वो बच्चे वाला चीज है कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस है। और आइए एक इसका हम समरी बताते हैं, ये पूरे का समरी बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड के जमने में कौन से रुधिराणु मदद करते हैं, कौन से कैल्शियम मदद करते हैं, कौन से धातु मदद करते हैं, ऐसा कौन प्रोटीन है जो मदद करते हैं ब्लड को जमने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर रुधिराणु पूछा तो थ्रोम्बोसाइट, यही थ्रोम्बोसाइट आपको पहला बार तो यही मदद कर रहा है ना ब्लड को जमाने के लिए। अगर रुधिराणु पूछे तो थ्रोम्बोसाइट यही आपको मदद करता है, थ्रोम्बोसाइट। वही अगर आपको प्रोटीन पूछ ले कि ब्लड को जमाने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन मदद में लाई जाती है, तो यह है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 2 प्रोटीन है ये जो मदद करते हैं ब्लड को जमाने में। वहीं आपसे पूछ दिया जाए कि ब्लड को जमाने के लिए कौन से धातु या कौन सा तत्व मदद करते हैं, तो आपके कैल्शियम है, जो शरीर के अंदर आपके कैल्शियम है वो मदद करते हैं ब्लड को जमाने के लिए। और विटामिन पूछ दिया जाए तो विटामिन के, ये पूरी प्रोसेस को विटामिन के की मदद से ही ये सब कंप्लीट किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो समरी है पूरे ब्लड को जमाने की, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और आप देख सकते हैं, आपको एक और चीज बता दें कि ये ब्लड का जमना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्लड जब कट जाता है ना, वो अगर नहीं रुकने का नाम ले रहा है तो ब्लड के लगातार गिरना आपकी एक मौत हो सकती है। अगर ब्लड नहीं जम रहा है तो इंसान की मौत कभी भी हो सकती है, इसलिए ब्लड को जमना बहुत जरूरी है। और यहीं आप आइए थोड़ा हम एंटीक्लोटिंग पढ़ते हैं कि आपको पता है कि एंटीक्लोटिंग किस लिए जरूरी है। तो दोस्तों आप बता दें कि बाहर अगर कटता है तो जमना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर अंदर जम गया ना तो आपको मौत की नींद सुला सकता है। अगर कहीं भी दिमाग में या कहीं भी शरीर, ज्यादातर तो इसलिए कि दिमाग का नस बहुत पतली होती है, और मान लीजिए अंदर आपके ब्लड जम गया, कहीं चोट लग गया या ब्लड जम गया, दिमाग में ही ब्लड जम गया, तो उससे लोगों की मौत हो सकती है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, हेमरेज बोलते हैं। इसीलिए दिमाग में ऐसा शरीर में एंटीक्लोटिंग है जिसको नाम है हेपेरिन, एंटीक्लोटिंग हेपेरिन, जो कि अंदर जमने नहीं देता है। ये शरीर के अंदर जमने नहीं देगा, और बाहर जैसे ही संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में अगर हेपेरिन को आ रहा है तो हेपेरिन मर जाएगा। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, अंदर जमने नहीं देगा, और बाहर जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा हेपेरिन, वो मर जाएगा। फिर आपके अंदर ब्लड जम सकता है और आपका हेमरेज हो सकता है। और हेमरेज किस लिए, अगर शरीर के किसी भाग में आए तो यहाँ आप नहीं मर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा शरीर का नस जो है मोटा होता है, जो है अपेक्षाकृत दिमाग के। तो दिमाग में क्या है कि बहुत पतला नस होता है, वो तो ब्लड आने जाने के लिए है, वो जमने के लिए नहीं है। वहीं जमता है तो हेमरेज हो जाता है। और कभी आप देखे होंगे कि जब डॉक्टर इंजेक्शन देता है ना, तो आप देखे होंगे कि दवाई तो भर लेता है,
लेकिन लास्ट में आप देखेंगे लास्ट तक ले जाकर थोड़ा सा दवाई बाहर निकलता है। क्यों निकलता है ऐसा, आप डॉक्टर से पूछिएगा। इसलिए निकलता है कि कहीं सिरिंज में हवा न भर जाए और हवा आपके शरीर के अंदर न चला जाए। अगर हवा शरीर के अंदर चला जाएगा तो हेपेरिन नामक जो एंटी क्लॉटिंग है ये मर सकता है और आपका ब्लड जम सकता है, जो कि आपको एक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कभी कभी आप देखेंगे अगर किसी डॉक्टर को इंजेक्शन नहीं देने आ रहा है और कभी कभी बहुत दर्द करता है यहाँ पर, बाप रे दादा ऐसे, तो डॉक्टर क्या सलाह देता है, गर्म पानी से उसको थोड़ा धोइए। वो डॉक्टर थोड़े बोलेगा कि मेरा गलती है, लेकिन वही अगर आपके अंदर हवा चला जाता है ना तो वहाँ की जो हेपेरिन है वो मर जाता है और ब्लड आपका थोड़ा सा ये पूरा हार्ड हो जाता है। मरेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो नस है ना वो थोड़ा मोटा है अपेक्षाकृत दिमाग के वो, लेकिन वही दिमाग में अगर जम गए तो आपका हेमरेज हो सकता है। इसलिए अगर डॉक्टर कहीं आप इंजेक्शन ले रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए। कभी कभी आप देखेंगे कि आपके घर में हो, रिश्तेदारी में हो, चाहे आपके ही, कभी जो सलाइन का बोतल चढ़ता है ना, जो पानी चढ़ता है, डॉक्टर ने पानी चढ़ाता है तो आप देखेंगे कि कुछ पानी कम ही रहता है ना नीचे, तभी डॉक्टर सुई निकाल देता है, नर्स सुई निकालती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वो कहीं बिजी हो गई, चाहे कहीं याद नहीं आया और उसमें तो बहुत हवा भरा रहेगा उस पानी के बोतल में, और वो आपके हवा अगर सलाइन सिरिंज के माध्यम से वो आपके शरीर में अगर चला गया तो मौत को बुलाने के बराबर हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर या नर्स थोड़ा सा पानी बचा रहता है तभी वो सिरिंज निकाल लेते हैं, जो कि हवा आपके अंदर शरीर के अंदर प्रवेश न करे और हेपेरिन न मरे। और हेपेरिन अगर मर जाएगा तो एंटी क्लॉटिंग कैसे बनेगा और शरीर के अंदर आपके हेमरेज हो सकता है, आप मर सकते हैं। इसलिए एक में एक दुविधा है। दुविधा ये है कि अंदर जमना नहीं चाहिए और बाहर कटते ही जमना चाहिए। पता नहीं भगवान ने कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ के ऐसा ज्ञान लाया है कि अंदर ब्लड को जमना नहीं चाहिए और बाहर जैसे ही कटा सेम टाइम जमना चाहिए। इसलिए जब तक ये हेपेरिन अंदर रहता है ना, ये सब पर भारी पड़ता है, ये सब पर भारी पड़ता है। हेपेरिन सीधा बोलता है अगर मेरे रहते हुए कुछ भी किया तुम लोग, भाई काट डालूंगा तुम लोग को। इसलिए ये जो हेपेरिन है ना ये सब पर भारी पड़ता है और अंदर ये सब जमा नहीं सकते हैं, इसलिए कि अंदर हेपेरिन है और बाहर इसलिए जमा लेते हैं क्योंकि ये हेपेरिन जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वहां का वो हेपेरिन मर जाता है और इनको बोलते हैं तुम्हारा लाश पर हम जमाएंगे, आज खून तुम्हारा लाश पर जमाएंगे। और वहीं ये सब थ्रोम्बोसाइन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन जो भी है, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सब मिलकर वहां जमा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेपेरिन नामक जो एंटी क्लॉटिंग है वो तो रहता नहीं है, वो तो हवा के संपर्क में आने पर मर जाता है। इसीलिए ये दोनों जरूरी है, दोनों अपने अपने जगह पर 100% वर्क करता है और 100% अपना प्राइमरी ड्यूटी करता है। इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है और ये जब तक ये अंदर रहेगा हेपेरिन ये सब पर भारी पड़ेगा, अकेले भारी पड़ेगा। कुछ भी किया ना काट डालेंगे, कुछ भी किया मेरे रहते हुए काट डालेंगे। अंदर ब्लड को जमाना नहीं है तो ये बोलता है ठीक है तुम कटने दे। जैसे ही कटेगा ना वहां का हेपेरिन मर जाएगा और ये सब जमा लेंगे, इसके लाश को वो जमा देता है। तो दोनों का जो पावर है अलग अलग है। और आपको बता दें कि ब्रिटेन की जो महारानी थी ना, ब्रिटेन की जो महारानी थी हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रस्त थी। और हीमोफीलिया नामक बीमारी में क्या है कि कटने के बाद में ब्लड जमता ही नहीं है, जो कि एक वंशानुगत बीमारी है, वो अनुवांशिक बीमारी है, एक दूसरे के वो होता रहेगा और कटने के बाद में नहीं जमता है, ब्लड कंटिन्यू बहता है और मौत हो जाती है। क्या समझे? तो आइए थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। ये जो फाइब्रिन, जेन और थ्रोम्बिन है ना, जो प्रोटीन है, ये लिवर में ही बनते हैं और हेपेरिन, ये तीनों चीज यकृत में ही बनते हैं और ये यकृत में ही की जगह है, तो आप याद रखिएगा। और रक्त का थक्का कैसे बनता है, रक्त कैसे जमता है, ये आप प्रोसेस समझ चुके होंगे, क्योंकि यही प्रोसेस है। और जो हम याद रखते हैं कि विटामिन के की कमी से रक्त की थक्का जमता है, वो एक बच्चे वाली बात है, बच्चे वाली सवाल है, बच्चे वाली आंसर है। ये चीज आपको अगर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड आपको एग्जाम देना है तो ये प्रोसेस आपको जानना पड़ेगा। ब्लड का, रक्त का थक्का जमना कैसे प्रोसेस है, कैस्केडिंग प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाइड कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।